चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की पूरी कलीसिया को जय मसीह की। दोस्तों, भाइयों बहनों, बच्चों, मैं बहुत समय के बाद आप सबसे मुखातिब हो रहा हूँ। शुरुआत में आप जानते हो 2017 से 2022 तक का जो पीरियड था, जिसमें उस टाइम के जो मॉडरेटर थे और जो पूरा सिस्टम ही गड़बड़ चल रहा था। इसीलिए चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया को बचाने के लिए मैंने एक छोटा सा प्रयास करा और उस प्रयास में मैं सफल हो पाया आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के सपोर्ट से। मैं अभी भी, अब मुझे याद है और ताउम्र याद रहेगा कि किस तरह से आप लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने फ़ोन से दुआएं करी हमारे लिए, फ़ोन कर कर के हमें डॉक्यूमेंट्स भेजे, जो 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 कर सकता था वो सबने किया। और ये एक जॉइंट एफर्ट से हम लोगों ने उस खराब सिस्टम को, उस गंदे सिस्टम को बाहर करा। ये प्रभु यीशु मसीह हम लोग के साथ था। हम लोग की एकता को, हम लोग के कंसर्न को चर्च के लिए देखते हुए उसने जो शैतान लोग थे उनको सज़ा दी। कौन कहाँ का है आप आज जानते हैं। और यही वजह थी क्योंकि उसके बाद से, जब से हमारे मॉडरेटर माननीय श्री BK नायक जी ने कमान संभाली, तो तब से जो है ऐसी कोई स्थिति आई ही नहीं कि जहां हमको ये लगे कि कहीं से भी चर्च डैमेज हो रहा है। जितने भी काम हुए वो एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन किए गए, सामने थी सारी चीज़ें। बहुत जगह से शिकायतें भी आईं। जब शिकायतें आईं इधर उधर से अपनी लोकल डायसीज़ की, तो मॉडरेटर साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से अलग अलग जगहों पे इंक्वायरी कमेटी बना के और उन्होंने समस्याओं का समाधान किया। अब जब ये सीनेट ऑलमोस्ट आने वाली है, अक्टूबर में होने वाली है, तो इधर कुछ वो ताकतें, वो शख्सियतें, कुछ उनमें से रिटायर हो गए हैं, प्रिंसिपल्स हैं, बहुत से जो निकाल दिए गए हैं वो लोग हैं, CNI से जो निकाले गए हैं वो लोग हैं। अब इस बात की होड़ मच गई कि कैसे हमारा मॉडरेटर, हमारा डिप्टी मॉडरेटर बन जाए और हम फिर से पावर में आके, और जिस तरह हमने पहले मनमानी करके पूरी CNI संस्था को डैमेज किया, हम फिर से पावर में आ जाएं। तो ऐसी कुछ शख्सियतें अलग अलग डायसीज से हैं, बहुत कम, बहुत थोड़े से हैं। और आप सभी जानते हैं उनको कि अपने अपने टाइम में जब वो पोजीशन और पावर में थे, तो उन्होंने चर्च के अपलिफ्टमेंट के लिए क्या करा। डैमेज किया ही आपने देखा, चूँकि अपलिफ्टमेंट किया ही नहीं। खैर, इसीलिए हम आए, हमने कहा आपसे बात करते हैं। और सबसे पहले तो हम आपको बताएं कि अपने मॉडरेटर साहब के आने के बाद हुआ क्या। देखिए, हमारा चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया इवेंजलिकल वर्क में बिल्कुल ज़ीरो हो गया था, खुदा से दूर हो गया था। तो सबसे पहला काम हमारे मॉडरेटर साहब ने एक फेस्टिवल का आयोजन किया और उसका नाम दिया प्रेयर फेस्टिवल, और जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। प्रेयर फेस्टिवल हर डायसीज़ में होता है और बाहर के लोग भी इनवाइटेड रहते हैं, अपनी डायसीज़ पूरे CNI के लिए। बहुत ही अच्छा काम हुआ। दूसरा, पेंशन जो इससे पहले CNI के बिशप्स को मिलती थी, बहुत थोड़ी नॉमिनल होती थी। इस बार ये हम ड्रीम प्रोजेक्ट हमारे मॉडरेटर नायक साहब का था कि पेंशन हर बिशप को एटलीस्ट 50,000 मिले, जो कि उन्होंने अपने ही कार्यकाल में, और इसमें जो है उन्होंने LIC के थ्रू पेंशन स्कीम को लागू कर दिया विद अफेक्ट फ्रॉम 2025। यानी इस सेशन के, इस साल से जो भी रिटायर होगा उन बिशप्स को 50,000 पेंशन मिलेगी। है ना अच्छी बात। थियोलॉजिकल स्टडीज़ के लिए किसी भी कैटेगरी के बच्चे अगर आते हैं, पास्टर बनना चाहते हैं, तो CNI फुल फ्री सपोर्ट है उनको फिनेंशियल। नर्सिंग के लिए भी सपोर्ट है। जो बच्चे, जो फैमिली नहीं अपना फिनेंशियली बोझ उठा पा रहे हैं, उनके लिए भी सहायता यहाँ पे बहुत अच्छी शुरू की गई। तमामों छोटे चर्चेज़ में फिनेंशियल सपोर्ट की गई। छोटे हॉस्पिटल में, आप जान रहे हैं हॉस्पिटल बुरी तरह बंद हो रहे हैं, तो जितना हो सका मॉडरेटर साहब ने किया हॉस्पिटल्स के लिए भी।
इवेंजेलिकल क्रूसेड, कई जगहों पे बड़ी बड़ी क्रूसेड अपनाई गई। इसमें हमारे जो इवेंजेलिकल क्रूस के डायरेक्टर हैं, इवेंजेलिकल कमीशन के डॉक्टर श्रीनिवास चोपड़े जी, ये उन्होंने भी अपनी ड्यूटी बखूबी निभाई और ये काम भी इवेंजेलिकल वर्क अब तेज़ी से चालू हो गया। तो ये तो था संक्षेप में, ऐसे तो बहुत है, समय भी कम है, कि हमारे मॉडरेटर साहब के टाइम में बहुत अच्छे काम हुए। अब यहाँ दोबारा आने का मकसद मेरा ये है कि कुछ जो ताकतें हैं, नेगेटिव ताकतें हैं, जो लोग अभी तक जिन्होंने अपने कार्यकाल में चर्च को डैमेज किया, वो एक हो गए। क्यों हो गए? कि उनका, जैसा मैंने बताया, मेरा मॉडरेटर बने। और इसीलिए आप देखोगे सोशल मीडिया पे ढेरों व्हाट्सएप चल रहे हैं अलग अलग ग्रुप्स पे, और शिकायतें और इल्ज़ाम और कैरेक्टर असैसिनेशन सभी चल रहा है। वैसे ही एक, और आप जानते हो इन सब में हमारी डायसिस में जितने भी मैंने अपने तजुर्बे में, ये मेरा पर्सनल व्यू है कि मैंने नागपुर को जितना इम्पोर्टेंस दी गई CNI सेटअप में, वो इम्पोर्टेंस दी गई और उसका मान भी लोगों की नज़र में भी बड़ा अच्छा नागपुर था। लेकिन इधर नागपुर को बिल्कुल, जैसे उसकी जो इमेज है वो ख़त्म कर दी वहीं के लोगों ने। अभी देखिए, एक ये मॉडरेटर साहब को ये चिट्ठी गई, और ये चिट्ठी में ये लिखने वाले हैं मिस्टर नीलेश गायकवाड़, मिस्टर मुकेश आहूजा, मिस्टर सुशील वाघमारे और मिसेस रेखा सिंह। ये सभी इसमें नीचे लिखा हुआ है इन्होंने कि ये नागपुर डायसेशन काउंसिल के मेंबर्स हैं। और जो इन्होंने लिखा है, इन्होंने ये कहा कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज़ जो है फॉर पास्ट मोर देन अ लॉट ईयर, इनका वायलेशन हुआ, स्पेशली बाय द पीपल हु आर ग्रांटेड पावर्स बाय द सीनेट। अब आप लोग बताइए, जो सीनेट में मेंबर हैं और जो नहीं भी हैं, वो आपके रिश्तेदार होंगे, वो बताते होंगे ये कौन से ग्रुप को पावर दे दी सीनेट ने, और ऐसी पावर दे दी कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करने लगे, ऑफिस बेरर्स को साइडलाइन करके, एग्जीक्यूटिव कमेटी को साइडलाइन करके। ये कौन लोग हैं? इसी में ये भी लिख रहे हैं specific to understand the unconstitutional happenings by namely। अब नेमली में कौन कौन है? रेवरेंड चोपड़े, मिस्टर लाल बहादुर कांबले, मिस्टर RK चतरी और बिशप मनोज चरण। तो ये लोगों को सीनेट ने एक पावर दी। अब मेरे पास तो है नहीं, काश होती तो सबसे पहले मैं तो ये इन लोगों का और इनके जो आका हैं या आकी हैं, हम लोग उनको जो है बाहर करते अगर पावर होती। अनफॉर्चुनेटली पावर है नहीं। और तो ये इस टाइप का जो इन्होंने चिट्ठी लिखी, अब मैं इसीलिए आया हूँ कि आप लोगों को बताऊँ। सोशल मीडिया पे पहुँचती, बहुत से लोग समझ पाते हैं, बहुत से लोग नहीं समझ पाते। अब पहली चीज़ इन्होंने ये बताई कि हम तीनों का ये जो अभी इसी में सीनेट में टर्म है, ये 2 टर्म हमारे पूरे हो गए। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में है कि कंसेक्यूटिव 2 टर्म्स एक शख्स जो है, लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, वो कर सकते हैं। उसके बाद एक गैप है, जैसे पास्टरेट कमेटी में भी है, 2 साल के बाद गैप, 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स के बाद फिर आप आ सकते हो। तो इनके हिसाब से हम लोगों के 2 टर्म पूरे हो गए। और कैसे हो गए ये इन्होंने बताया। पर उससे पहले मैं आप चारों से ये पूछना चाहता हूँ, श्री नीलेश जी, श्री मुकेश जी, सुशील जी, रेखा जी, ज़रा तो आप ये बताओ कि ये जो आपने यहाँ आपने साइन करके भेजा और अपने आप को मेंबर बोल रहे हो, मैं दावे से कह रहा हूँ ये आपकी भाषा लिखी हुई नहीं है। आपका ज़रूर कोई आका या आकी है जिसने आपको इस्तेमाल कर लिया। और अब इसके आगे देखिएगा कि जब आपके ऊपर कोई मुसीबत पड़ जाएगी, ये आपके आका आकी भाग जाएंगे, क्योंकि आपसे गलत काम तो करा लिया, आपसे साइन कराया। अब आप ज़रा सा, आपको तो कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं बताए ना आपको समझाए, आप ये बताइए। और भाइयों बहनों, आप भी देखिए कि ये कह रहे हैं कि हम लोग को 2017 में ये लोग सीनेट में इलेक्ट हुए, बिल्कुल सही बता रहे हैं। उसके बाद 2018 में जो पहली ईसी हुई इस सीनेट की, उसमें हम लोग गए जाएंगे चूँकि इलेक्टेड थे। उसके बाद क्या होता आप जानते हैं, सबसे पहले रोल कॉल घूमने लगता है
और इस ट्रेंड को मेरे ख्याल से हम लोग को रोकना होगा, रोल कॉल एंड में करें, ताकि ये इस टाइप के जो धूर्त लोग हैं, आका और आकी, ये इसको मिस इंटरप्रेट ना कर पाएँ। तो इसमें लिखा है कि आप 2018 में आपने मीटिंग अटेंड करी, आपके सिग्नेचर हैं। पहली चीज़ तो ये बताइए, आप चारों जने, ये आप चारों जने, कि आपको ये सिग्नेचर का, ये अटेंडेंस का, रोल कॉल का रिकॉर्ड कहाँ से मिला? सीएनआई भवन से मिला? किसने दिया? और यदि ऐसा हो रहा है भाइयों बहनों, तो हाँ, ये चर्च के डॉक्यूमेंट्स अगर बाहर जा रहे हैं सीएनआई के, तो सीएनआई के जो सेक्रेटेरिएट है वो इसका ज़िम्मेदार है। तो पहले तो आप ये बताना कि आपको ये रोल कॉल में हम लोग के साइन है, ये इसका एक एविडेंस दीजिएगा, ज़रूर से देना पड़ेगा आपको। अब आपको बताएं भाइयों बहनों, जैसे ही हम लोग की ये मीटिंग शुरू हुई, वेलकम ख़त्म हुआ, जीएस साहब खड़े हुए। उस टाइम मौलवी मसीह साहब थे, हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, भाई हैं, पर वो मजबूर थे, चूँकि बड़े आका पीसी सिंह ने ये फरमान जारी किया था कि इन चारों को टर्मिनेट करो। तो पहला एक्शन, पहली एक्टिविटी वो सीसी की थी कि इन चारों को हम लोग को सीएनआई से टर्मिनेट कर दिया गया। अब आप बताओ भाई, आपके आका और आपकी आकी ने, भाई बहनों, ये आप चारों लोग, आपको ये नहीं बताया कि अरे इसके बाद जब ये टर्मिनेट हो गए सीएनआई से, तो ये ईसी के मेंबर कैसे हो गए? मेंबर बने रहेंगे हम? ऐसा हो सकता? दूसरी बात ये बताइए, आप चारों हमारे भाई बहनों, एक बहन है, 4 भाई हैं इसमें कि हमारा तो सब्स्टिट्यूट मिस्टर सॉलोमन ब्राउन बन गया था, वो पूरी उसने अटेंड करी। वैसे ही हमारे बाकी 3 भाइयों के भी सब्स्टिट्यूट थे। तो इसको आप कैसे एक टर्म मान लोगे? और अगर आप लोगों के आका और आकी सुन रहे हैं, तो ज़रा आपने इनको क्यों फंसा दिया? अब एक्शन इनके ऊपर होगा कि गलत इन्फॉर्मेशन आपने बाहर सर्कुलेट कर दी सोशल मीडिया पे, आपने हमारा कैरेक्टर असैसिनेशन किया, बदनामी करी। इसके लिए तो हमें जो कार्रवाई करनी है हम करेंगे। तो पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई कि हमारा और हम चारों का, जिनका नाम दिया है, ये जो 22 में हुआ वो पहला टर्म था, और ये आएगा हमारा दूसरा टर्म। और भाइयों बहनों, आपको बताऊं, ये सारी कोशिश नागपुर में बैठे जो लोग हैं, बहुत सेंटर केंद्र बिंदु है आजकल डर्टी फिल्थी पॉलिटिक्स का नागपुर, यहाँ जो बैठे लोग हैं, इन्हें ये अच्छे से मालूम है कि यदि ये लोग इसी में फिर रहते हैं, तो ये हमारी मनमानी, हमारे अनकॉन्स्टिट्यूशनल सोच को ये पनपने नहीं देंगे। इसलिए ये मनगढ़ंत चीज़ें बता के इन हमारे भोले भाले भाई बहनों को फंसा दिया इन्होंने। इनको मालूम नहीं कुछ, जो आका आकी ने कहा। आप भाषा समझ लीजिए, मेरी गारंटी है, और कि आप लोग चारों जने ये हमारे सामने बैठ के लिख दें, हम मान जाएं आपको। खैर, तो एक पॉइंट तो इन्होंने कहा अनकॉन्स्टिट्यूशनल। दूसरा इन्होंने जो है वो बिशप मनोज चरण, जो हमारे एक्टिंग डिप्टी मॉडरेटर भी हैं, और मैं समझ रहा हूँ कि आप सब जानते हैं कि मनोज चरण साहब जब बात होती है तो हर तरीके से सीएनआई के साथ खड़े रहते हैं। इनके लिए जो शब्दावली इस्तेमाल की गई वो बहुत ही गलत करी गई। ये देखिए, इसमें इन्होंने बिशप साहब के लिए लिखा है भगोड़ा बिशप। ये शोभा देता है भाई? नीलेश जी, मुकेश जी बताइए, रेखा जी, ये शोभा दे रहा है? आप बिशप के लिए भगोड़ा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक और चीज़ आपने लिखी इनके लिए कि ये जो है, ही इज़ फिल्ड विद ग्रीड। ये भाषा इस्तेमाल करनी है आपको। तो मैं यहीं, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, एक चीज़ का आपको याद दिलाऊँ, आपके आका और आकी ने बताया नहीं। हम लोग को निकाला जो गया, हम पांचों को जो टर्मिनेट किया गया, वो किस ग्राउंड पे किया गया? एक रेजोल्यूशन लिया गया। आप जानते होंगे, आप मिस्टर सुरेश जेकब, वो कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, बहुत ज्ञानी हैं वो। आप उनसे पूछिए कि उन लोगों ने अपने उसी टाइम पीरियड में, ये जब चल रहा था इनका कि इस सेनेट से पहले ये पूरी कॉन्स्पिरेसी चल रही थी कि पीसी सिंह साहब को मॉडरेटर बनाया जाए, तब इन्होंने एक रेजोल्यूशन इसी में लिया, और वो ये था कि यदि ऑफिस बेरर्स ऑफ सीएनआई सेनेट के विरोध में कोई लिखेगा, कोई बोलेगा, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, और वो एक्शन कैन लीड टू टर्मिनेशन फ्रॉम सीएनआई मेंबरशिप ऑल्सो। और
ऑल यूनिवर्सिटी साहब से आप पूछिए, जनरल सेक्रेटरी साहब ने वो रेजोल्यूशन एज पर द रेजोल्यूशन टेकन इन द ईसी रिगार्डिंग डिफेमिंग, सेइंग समथिंग अगेंस्ट द ऑफिस बेरर्स, ये टर्मिनेशन, और लिहाजा इन लोगों को टर्मिनेट किया जाता। तो मैं बिशप कैनिंग जो नागपुर डायसिस के मॉडरेटर कमिश्नरी हैं, आपसे सर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तत्काल रूप से उसी रेजोल्यूशन के तहत, चूँकि इन्होंने डिप्टी मॉडरेटर साहब के लिए बहुत अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके पूरे सोशल मीडिया पे उसको चला दिया, और आपसे विनम्र निवेदन है कि इनको तत्काल रूप से सीएनआई की मेंबरशिप से, डायसिस से इनको तत्काल रूप से आप हटाइए, इमरजेंट मीटिंग कॉल करके ईसी की हटाइए। यदि किसी कारण आप ये कहते हैं हम नहीं हटा पा रहे हैं, तो ये जान लीजिए आप चारों, अब की ईसी में यही एक मुद्दा होगा, जब तक आप हटेंगे नहीं ईसी में हम लोग का ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। ये अच्छे से समझ लीजिए कि आपने एक मॉडरेटर, आज आप, और केवल आप मॉडरेटर को बोल रहे हैं, आपके आका और आकी ने जो ये लिखा है, ये क्या ये 4 लोग फाइनल अथॉरिटी हैं? कोई एविडेंस है? सीनेट ने पावर्स दी, दिखाइए कौन सी पावर दी। दूसरा, आप ये लिख रहे हो कि इन चारों की वजह से, यानी कि सारी जो ईसी मेंबर्स हैं वो बेवकूफ़ हैं, उनके अकल नहीं है। ये चारों ऑफिस बेरर्स जो हैं, ये सब इनके बिल्कुल ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है कि ये 4 लोग जो हमारे लोगों के नाम ये लिख दिए साहब, हम लोग चला रहे हैं सीनेट। ये बात आप कर रहे हैं, यानी कि आपके आका और आकी ने पूरी सीएनआई सीनेट को, पूरे जिन्होंने ऑफिस बेरर्स को चुना, जिन्होंने मॉडरेटर और डिप्टी मॉडरेटर को चुना, और सीनेट ने और आपकी ईसी ने जनरल सेक्रेटरी और ट्रेजरर को बनाया, ये सब के सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं। यानी कि आपने सिर्फ बिशप मनोज चरण को नहीं, आपने ये सिग्नेचर करके इस लेटर पे आपके आका और आकी ने पूरी एग्जीक्यूटिव कमेटी और ऑफिस बेरर्स को, तो यदि आपके विरोध अब एक्शन टर्मिनेशन का नहीं होता तो हमारा एजिटेशन चालू होगा। तो एक तो चीज़ ये थी। दूसरी भाइयों बहनों, आपको बताऊं कि इन महारथियों ने, ये जो 4 लोग हैं, इन्होंने दूसरा मनोज चरण साहब का बताया, तीसरा आया यूसीएनआईटीए पे हमारे जो डॉक्टर कामले हैं, लाल बहादुर कामले, इनके लिए। तो भाइयों बहनों मैं बताऊं, मैं भी JWS से जुड़ा होने के नाते मुझे बहुत सी चीज़ें वहाँ पे पता पड़ी, और उससे पहले भी सीएनआई को तो मेंबर हुई मैं शुरू से, कि इनका ये कहना है कि डॉक्टर लाल बहादुर कामले का अपॉइंटमेंट गलत हुआ। तो पहली चीज़ तो भाइयों बहनों, और आप अपने आका और आकी जी से पूछो कि ये जो है, मैं आका आकी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए मेल और फीमेल, आजकल हमारी जो बहनें हैं ये भी नारी सशक्तिकरण में काफ़ी अच्छी हैं, तो अच्छी भी हैं और कम अच्छी भी हैं। तो ये जो लिखने वाली हैं ये अच्छी वाली नहीं है आकी, ये जो है ये कम अच्छी वाली हैं। तो आप ज़रा सा ये बताइए, इन आका और आकी से पूछो कि एमडी चेंज क्यों हुआ। और जाहिर सी बात है आपको उन्होंने बताया होगा कि भाई एमडी जो चेंज हुआ मिस्टर संजय सिंह, वो उन्होंने हटाए नहीं गए, वो उन्होंने तो रिज़ाइन किया था। ठीक है भाई, रिज़ाइन करा था, तो आपने पूछिए उनसे कि रिज़ाइन क्यों किया था। हमें अच्छे से याद है वो कमेटी ऑफ मैनेजमेंट CNITA की दिल्ली में थी, हमको एज इनवाइटी हम उसमें मौजूद थे। और आपको बताऊं कि जिमखाना है मुंबई में, एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, माइनॉरिटीज़ को जिमखाना फॉर मुस्लिम, जिमखाना फॉर क्रिश्चियन, सिख, सबको दिया गया। एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी कि वो विल्सन कॉलेज के बच्चों के खेल कूद के लिए थी। इसकी रिन्यू जो होनी थी लीज, वो कब की ख़त्म हो गई थी, और जब संजय सिंह साहब MD थे तो इन्होंने उसका प्रोसेस तो चालू करा, लेकिन उसके बाद बैठ गए, उसको कराया नहीं इन्होंने, और उसकी जो है लीज जो थी वो रिन्यू हुई नहीं, शुरू में ऐसे ही चली। जब ये आए, ऐसा नहीं इन्हीं के टाइम से नहीं, पहले से, इनसे पहले से जो थे उन्होंने भी रिन्यू नहीं कराई, तो ये जब बैठे तो इन्हें करानी चाहिए थी। भाई मेरे से पहले जो प्रिंसिपल साहब यहाँ बैठे थे वो हटे, तो मैं जब आऊँगा तो जो काम अधूरे हैं स्कूल के तो मुझको पूरे करने हैं ना, वो उन्होंने पूरे नहीं करे, और जब नहीं करे तो वो स्टेट गवर्नमेंट ने वहाँ की हम लोगों को से वो जिमखाना छीन लिया। इस बात के ऊपर
और तमामों ऐसे आपको मैं बताऊं चीज़ ऐसे हैं जो इनके टाइम में, जो अभी मिनट्स अगर आप देखें, यही बात हो रही थी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम तो डॉक्टर लाल बहादुर कांबले साहब से पहले से थे। तो मेन कारण इनका ये था कि इन्होंने कितना बड़ा डैमेज किया चर्च का, तब ये हुआ। इन्होंने फट से, ये ना हो कि हम टर्मिनेट हो जाएं, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। तो ये तो कारण था डॉक्टर लाल बहादुर साहब के आने का। अब इनके अपॉइंटमेंट को ये कह रहे हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो भाइयों बहनों, आप भी जानते हो, कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा, आपने देखा होगा कि पीसी सिंह साहब के टाइम में एक ऐड निकला था यूसीएनआईटी एक्ट में, वांटेड एमडी। किसने निकाला था? सीएनआई ने। सर्च कमेटी बनी, किसने बनाई? सीएनआई ने। उसके बाद सिलेक्शन होके उसको भेजा गया कहाँ? यूसीएनआईटीए की कमेटी ऑफ मैनेजमेंट में। तो वो अपॉइंटमेंट ऐसे हुआ, और ये अपॉइंटमेंट जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये डॉक्टर लाल बहादुर के अपॉइंटमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह रहे हैं। अब आप खुद बताओ कि यूसीएनआईटीए जो है ये एक सेपरेट बिल्कुल इंडिपेंडेंट संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन की उसके अपने बायलॉज हैं, वो अपने बायलॉज से चलती है। उसकी अपनी कमेटी ऑफ मैनेजमेंट है, उसकी अपनी जनरल बॉडी है जो कमेटी ऑफ मैनेजमेंट बनाती है। तो वो अपॉइंटमेंट करेगी कि दूसरी संस्था कर देगी? तो डॉक्टर लाल बहादुर कांबले का जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो कमेटी ऑफ मैनेजमेंट यूसीएनआईटीए ने किया, जो एज़ पर बायलॉज बिल्कुल ठीक है, एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन। ये इन लोग को, या तो ये तो बेचारे, इनको क्या मालूम, ये तो सिर्फ लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, इनको ये उम्मीद नहीं थी कि हम आके क्लेरिफिकेशन देंगे। तो ये अपॉइंटमेंट भी बिल्कुल ठीक है, और जितने भी काम हो रहे हैं अभी तक वो सब एज़ पर रेजोल्यूशन हो रहे हैं। एक और काम, जो यूसीएनआईटीए का एमडी होता है वो जेडब्ल्यूएस का सेक्रेटरी भी होता है। तो मैं जेडब्ल्यूएस का जो है ट्रेजरर हूँ, तो मुझे कई चीज़ें पता लगी कि साहब डॉक्टर लाल बहादुर साहब कांबले साहब से पहले जो थे वो सब आदेश करते थे, इतना पैसा दे दो, कोई रेजोल्यूशन नहीं, कोई मिनट्स नहीं, कुछ नहीं। एक छोटा सा हाईलाइट हुआ था बहुत तगड़ा कि ये कोई जॉर्ज बिल्डर साहब हैं, उनको कुछ किसी काम में इस्तेमाल करा गया तो पैसा दिया गया, वो पैसा कहाँ से आया? कोई रेजोल्यूशन यहाँ से निकाला गया, आपके यूसीएनआईटीए से, कोई रेजोल्यूशन नहीं है उसका। सवाल ये आ रहा है कि भाई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कौन कर रहा है? तो भाइयों बहनों, ये तो थी बात कि 3 पॉइंट उन्होंने कहे अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मैंने क्लियर करे। और आप लोगों से ये मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप या तो लिख देना, या आप ऐसे आप वीडियो बना सकते हो तो आप बना के क्लैरिफाई करना। अब ये ध्यान रखिए, अगर हम भी गलत हो सकते हैं, अगर हम हैं आप बताना हमें। अब आपको बताएं कि नागपुर में भी जैसे कम अच्छे लोग हैं वैसे अच्छे लोग भी हैं, और ये 2 कंप्लेन हुई हैं। मिसेस लिलियन माकासारे, मिसेस लिलियन जे माकासारे, इन लेडी ने एक हिम्मत करी और इन्होंने एक कंप्लेन करी है ईओडब्ल्यू जबलपुर में, और ये कंप्लेन है 50 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग थी कुछ ज़मीन प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जो एनडीटीए के अंतर्गत आती है। इन्होंने ये कंप्लेन करी है 19 फरवरी 2025 में। यह है वो कंप्लेन, इसकी कॉपी आपको मिली जाएगी, आप हमसे भी ले सकते हैं। और उन्होंने एक कंप्लेन और करी है 2022 सितंबर 8 2022 में। इन्होंने अमरावती की प्रॉपर्टी में भी बहुत बड़ा एक फ्रॉड हुआ है, और उसमें इट इज़ रिगार्डिंग फ्रॉडुलेंट लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट डेटेड September 28 by the so-called trustees of NDTA। आप लोग ये बताइए कि नागपुर में इतने बड़े बड़े कांड हो गए, आप लोग भाइयों बहनों कहाँ थे? आवाज़ क्यों नहीं उठाई आपने? मुझे लग रहा है शायद आपके आका आकी इसमें इन्वॉल्व होंगे, इसलिए आपने कहा भाई कैसे आवाज़ उठाएं। तो एक तो आप लोग के लिए नसीहत है, आगे बिना पढ़े, बिना जाने, बिना इन्वॉल्व हुए साइन मत करिए। तो ये था भाइयों बहनों मेरा आप लोगों से निवेदन कि इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें, ऐसी अफवाहों पे बिल्कुल ना जाएं। स्पष्ट रूप से आपसे दिया, मेरा नंबर है 9792880088।
कभी भी और कोई इस जो भी मैंने अभी बोला इससे रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना हो आप हमसे पूछिएगा। और चर्च को बनाइए, बांधिए, डैमेज नहीं करिए। तो यही मेरी आप लोगों से विनती है कि आगे ऐसी चीज़ आती है तो कंसर्न लोगों से आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं, आप हमसे भी पूछ सकते हैं, और आप इस तरह इस्तेमाल मत हो जाइएगा। थैंक यू सो मच। जय मसीह।